I start sharing my views, I would like to express my heartfelt gratitude to the Vice Chancellor of SS Jina University, that is Professor N.S. Bhandari, who has sponsored this program, and duo principals, my dear Professor Seema Srivastava and Dr. Seema Gupta, Sangeeta Gupta. Both are working in a very amazing manner, because UG and PG college are organizing 15 days workshop or refresher course on the research methodology. It's really creditable. Many of the PG and research institutes don't dare to organize such program for a longer period, but you people have courage and have initiated this program. So I really congratulate you from the bottom of my heart. And how can I forget to congratulate Shailendra Kumar Singh, who has been instrumental in connecting me with you people. So thank you all for inviting me to share my views. And before I share my views, I would like to participants to be interactive. It should not be a monologue. एक तरफा संवाद में कुछ नहीं मिलता है, और जहां भी आपको जो कुछ भी लगे कि मैं कहीं पे क्लियर नहीं हूं, या आपका कोई प्रश्न उठ रहा है, या आप मेरी बात में कुछ और जोड़ना चाहते हैं, तो देन एंड देयर आप ये मत वेट करिएगा कि क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा तब क्लैरिफिकेशन होगा. क्वेश्चन आंसर सेशन में ठीक है, अपना आप क्वेश्चन नोट करके रखिए, लेकिन कहीं आपको क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट्स पे, कहीं मेरे डिफाइन करने में क्लैरिटी नहीं है, देन प्लीज इंटरप्ट देयर ओनली. क्योंकि अगर डायलॉग रहेगा तो फिर चीजें ज्यादा क्लियर होंगी. दूसरी चीज, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि फैकल्टी डेवलपमेंट डायरेक्टर की पोस्ट मेरे पास एडिशनल पोस्ट है. मेरा मूल विभाग दर्शन शास्त्र है, एंड आई लव टू बी नोन बाय माय ओरिजिनल डिपार्टमेंट. तो ये चीज आप नोट कर लीजिए. बाकी आपने बहुत सुंदर परिचय दिया है, मेरा बहुत एलेबोरेटेड परिचय दिया है, और बहुत ज्यादा अच्छा परिचय हो तो उसका एक खतरा होता है कि लेक्चर के बारे में एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है. मैं नहीं जानती कि आपके एक्सपेक्टेशन पे मैं कितनी खरी उतरूंगी, क्योंकि रिसर्च मैथडोलॉजी में बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं, एसपीएस एसएस जैसे लेक्चर जो हैं, वो प्रैक्टिकल यूज के बेसिस पे होते हैं. लेकिन जब रिसर्च एथिक्स की हम बात करते हैं तो प्योरली थॉट प्रोसेस और डायलॉग इंक्लूड करता है. प्रैक्टिकल तो उसका तभी होगा जब आप उसको अपने व्यवहार में ले आएंगे, एंड दैट इज एज्यूम्शन बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग द रिसर्च एथिक्स. क्योंकि पहले जब हम लोगों ने रिसर्च किया था तो रिसर्च एथिक्स नाम का कोई पेपर नहीं हुआ करता था. एक्सपेक्टेड था कि हमारे रिसर्च वर्क में एक एथिकल नॉर्म होगा, लेकिन कंपल्सन नहीं था. और एथिक्स और रूल या लॉ में बेसिक डिफरेंस ही यही होता है कि लॉ जो है वो इंपोज करता है आपके ऊपर, एथिक्स जो है वो आपको छोड़ देता है कि आप वॉलंटरी इसका यूज करें. अभी क्या है कि इस एथिक्स वाले पेपर को, रिसर्च एथिक्स, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स वाले पेपर को बाकायदा आपके प्री पीएचडी कोर्स में 2 यूनिट का एक पेपर रख दिया गया है. उसमें कम से कम इतना एज्यूम्शन तो है कि आप समझ सके कि रिसर्च में किस तरह के एथिक्स की जरूरत है, क्या जरूरत है रिसर्च में एथिक्स की. और जब हम रिसर्च एथिक्स की बात करते हैं तो हमारे सामने जो है 2 मूलभूत मुद्दे आते हैं. पहला मुद्दा तो यह है कि किस तरीके से रिसर्च वर्क की क्वालिटी को बढ़ाया जाए. क्वालिटी बढ़ाने में 2-3 चीजें जो हैं, 2 चीजें मूल रूप से हैं जो रिसर्च और पब्लिकेशन दोनों में इंक्लूड होती हैं.
एक है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी और दूसरी है रिसर्च इंटीग्रिटी। ये देखिए, रिसर्च या एकेडमिक जितना काम है वो मेजर तरीके से आपके इंटेलेक्ट को इन्वॉल्व करता है। और ये कहा जाता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी अगर करप्ट हो जाए तो वो एक अनपढ़ करप्ट व्यक्ति से ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए जब रिसर्च में बात की गई इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की, तो इसके अपने खास मायने रखे गए, जो कि हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। ठीक इसी तरीके से रिसर्च इंटीग्रिटी की बात आई, यानी अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च के प्रति आप में एक सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। रिसर्च किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं होना चाहिए। जब तक आप रिसर्च कर रहे हैं तब तक रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च होना चाहिए। ठीक है, रिसर्च बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है, आपके जॉब से जुड़ा हुआ है, प्रेस्टिज से जुड़ा हुआ है, एक टाइटल से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिस समय आप रिसर्च कर रहे हैं उस समय ये सब चीजें गौड़ होनी चाहिए और रिसर्च का स्पिरिट जो है वो भिन्न होना चाहिए। ये इसके सकारात्मक तो दो फंडामेंटल इश्यूज ये हैं। दूसरी जो है इसमें एक कंट्रोलिंग या रेगुलेटिंग इशू है, और वो ये है कि आप अनएथिकल बिहेवियर जो रिसर्च में है, जैसे फॉल्सिफिकेशन है, फैब्रिकेशन है, प्लेजरिज्म है, इसको कैसे आप कंट्रोल करते हैं। जब रिसर्च और पब्लिकेशन एथिक्स की बात करते हैं तो यही दो मुद्दे हमारे सामने आते हैं। जब भी हम बात करते हैं रिसर्च की तो सबसे पहले हम रिसर्च एथिक्स के रेफरेंस में रिसर्च क्या है इसको जानना जरूरी हो जाता है। और रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो आप वो चीजें छोड़ दीजिए जो जनरल डेफिनेशन आपने पढ़ी है, रिसर्चिंग या इन्वेस्टिगेटिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ये एक तरफ रख दीजिए। जब आप एथिक्स के रेफरेंस में बात करते हैं तो रिसर्च का डेफिनेशन हो जाता है न्यू नॉलेज क्रिएशन। क्योंकि हमेशा एकेडमिक में कोई भी ज्ञान जो है स्थायी या शाश्वत नहीं माना जाता। उस ज्ञान में वृद्धि के लिए जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे वो ज्ञान डेड हो जाएगा, सोसाइटी के लिए इररेलेवेंट हो जाएगा। और इस तरह के नॉलेज का क्रिएशन जो है वो रिसर्च के माध्यम से होता है। उसमें जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका यूज होता है, जो क्रिएट करते हैं, मिक्स करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं या एनालाइज करते हैं, इन सब चीजों के माध्यम से हम एक न्यू नॉलेज का ट्रेजर क्रिएट करते हैं। और वो न्यू नॉलेज जो है एक क्रिएटिव आउटकम को हमें देता है, जिसको पढ़ने पढ़ाने के फील्ड में हम काम करते हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिसर्च जो है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में अगर हम देखें तो अच्छे से अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को प्रशिक्षित करने में, उसको बनाए रखने में एकेडमिक्स में, और जो हाईली स्किल्ड लोग हैं वो एकेडमिक्स में बने रहें, इसका एक बहुत ही पावरफुल एफर्ट है रिसर्च। क्योंकि रिसर्च की जिसको लत लग जाती है उसका और कहीं मन नहीं लगता। जो रियल एकेडमिशियन है, आई नो फ्यू ऑफ देम, जो वाइस चांसलर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी जाने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो इस तरीके से अगर एक आपको एक एक्सीलेंट रिसर्चर बनना है या रिसर्च में अगर आपकी रुचि हो गई तो आप नॉलेज क्रिएशन के रास्ते पे निकल पड़ते हैं। ये तो रहा एक रिसर्च का डेफिनेशन और रिसर्च में इंटरेस्ट। लेकिन एक चीज ये है कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव हम रखते हैं, जैसे रिसर्च का ही ऑब्जेक्टिव रखते हैं हम, तो नेशनल और ग्लोबल सिनेरियो में इसका क्या यूज है, क्यों रिसर्च किया जाना चाहिए। जब हमारे सामने पहले ये था कि आपका पीजी करने के बाद या नेट आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपको लेक्चररशिप मिल जाती थी, नेट वाज द मिनिमम क्राइटेरिया, तो उसके बाद भी रिसर्च की क्या जरूरत थी। तो ये एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक सिर्फ नहीं था, इंस्ट्रूमेंटल मेजर नहीं था जिसके माध्यम से आपको कुछ और अचीव करना था। इसके माध्यम से देखिए, रिसर्च के माध्यम से जो आपकी कैपेसिटी थी, इन्वेस्टिगेटिंग कैपेसिटी, उसको रिकॉग्नाइज करने की थी। आपके जो नॉलेज बेस था, नॉलेज का ट्रेजर था, उसको रिकॉग्नाइज करने का था। और
इस रिकॉग्निशन और रीऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स की एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रैक्टिस थी ये, इसलिए रिसर्च को बीच में लाया गया कि रिसर्च होना चाहिए। और ये सिर्फ इतना ही नहीं था, नेशनल सिनेरियो में हम देखें तो जितनी भी पॉलिसीज कंट्री की बनती हैं उसके बेस में रिसर्च होता है। रिसर्च किस लिए होता है कि जो आपका नॉलेज बेस है, जो यंग माइंड का इंथुजियाज्म है, उसको रिसर्च में इंगेज करके और कैसे आप कंट्री के कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, कैसे आप नॉलेज को यूथ एनर्जी के साथ क्लब करके एक पॉजिटिव स्पिरिट में सोसाइटी और नेशन को लीड कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें थी जो प्रिल्यूड में मैं कहना चाहती थी भूमिका में, कि रिसर्च क्या है, रिसर्च के माध्यम से हम कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और नेशनल सिनेरियो में रिसर्च का क्या रोल हो सकता है। चूंकि हम एथिक्स पे बात करते हैं, रिसर्च एथिक्स पे बात कर रहे हैं, रिसर्च के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम थोड़ा सा एक जनरल एथिक्स क्या होता है उस पर मैं बात करना चाहूंगी और ये बताना चाहूंगी कि एथिक्स जो है मूल रूप से दर्शन का एक ब्रांच है, जिसमें अगर 3 ब्रांच को हम देखें तो मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एथिक्स है। उन दोनों ब्रांच को अभी मैं नहीं लेती हूं, मैं सीधे सीधे एथिक्स को लूंगी। और इस रेफरेंस में अगर रिसर्च और एथिक्स के रेफरेंस में आप फिलॉसफी को देखना चाहेंगे तो सीधा सीधा मैं एक डेफिनेशन दूंगी, फिलोसोफिया, लव फॉर नॉलेज, या अगर इंडियन फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले तो दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके माध्यम से देखा जाए वो दर्शन है। लेकिन यहां पे देखना सिर्फ एक मटेरियल देखना नहीं है कि आंखों से जो देख रहे हैं बस वही देखना है। देखने का मतलब बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि सबसे स्थूल आपका माध्यम जो है वो आंख होती है जिसके माध्यम से आप देखते हैं, इसलिए इसको दर्शन कह दिया गया। लेकिन देखने का मतलब होता है समझना होता है, देखने का मतलब मूल्यांकन होता है, एनालिसिस होता है, किसी को धमकी देना होता है, किसी का इवेल्युएशन करना है, किसी को वेट करवाना, सब कुछ होता है। मैं छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूंगी कि मान लीजिए अगर आपसे कोई आता है और कहता है कि मेरा ये काम है आप कर दीजिए, और आप उसको उस समय नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि अच्छा मैं देखता हूं। या अगर आपका कोई दोस्त है आपको धमकी देता है, किसी चीज पे मारपीट की धमकी देता है या रिवेंज लेने की धमकी देता है, तो आप सीधे सीधे कहते हैं मैं भी देख लूंगा। आपको कोई बुक ला करके देता है और पूछता है कि ये कैसी किताब है, तो आप कहें कि मैं देखता हूं, इसको पढ़ता हूं तब मैं बताऊंगा। यानी देखने का एक वैरायटी और बहुत वाइड मीनिंग है, और इस मीनिंग को हम देखते हैं तो ये सीधे सीधे रिसर्च से कनेक्ट होता है। रिसर्च में आप क्या देखते हैं कि उसके इनहेरेंट इंप्लीकेशंस क्या हैं, उसके अंतर्निहित आशय क्या है, उसके अर्थ क्या हैं, और उसको कैसे एक्सप्लोर करना है। जैसे ही आप यहां पहुंचते हैं कि कैसे एक्सप्लोर करना है या उसका क्या अर्थ देना है जो एक कल्याणकारी और सोसाइटी के इंटरेस्ट में हो, जैसे ही आप ये कहना चाहते हैं वो नीति की तरफ आ जाता है। और इस डेफिनेशन में जब हम आते हैं तो हर्बर्ट स्पेंसर की एक फिलॉसफी की डेफिनेशन है जिसमें वो कहते हैं कि फिलॉसफी जो है कंप्लीटली एक यूनिफाइड नॉलेज है, और विज्ञान का जो पर्टिकुलर नॉलेज है उसकी कंट्रास्टिंग नहीं है, उसके सप्लीमेंट्री है। क्योंकि विज्ञान में एक एक फील्ड के नॉलेज को लेकर के और एक्सप्रेस किया जाता है और बताया जाता है, जबकि फिलॉसफी में सबके बेस को लेकर के एक जनरलाइज यूनिफाइड नॉलेज की बात की जाती है। और जब हम ये कहते हैं कि यूनिफाइड नॉलेज की बात करते हैं तो डेफिनेटली फिलॉसफी कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज और थ्योरीज से जुड़ता है, और वही थ्योरीज और वही आइडियाज आप देखिए रिसर्च मैथोडोलॉजी की बेस बनती है। और जब हम ये बात करते हैं तो यहां पे हम ये भी कहते हैं कि इसमें सिर्फ थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज की बात नहीं करता है, वो उनकी भी बात करता है जो कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स में भी कवर नहीं होते हैं, यानी अनसीन रहते हैं, जिनको फिर से एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और जब एक्सप्लोर करने की बात हम करते हैं
तो वो फिर से रिसर्च पे आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन पे आ जाता है। और जिसको आप कहते हैं कि जो चीज एग्जिस्ट करता है उसको सर्च करना रिसर्च है, यहां पे फिलॉसफी उससे रिलेट हो जाता है। और जब हम आते हैं कि इसमें परिदृश्य में, जैसे मैंने बताया कि कैसे देखा जाए, रिसर्च को कैसे ऑप्ट किया जाए, जब हम इसकी बात करते हैं तब एथिक्स या मॉरलिटी की बात आती है। एथिक्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी मैं। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, नमस्कार, आपने कुछ बोलना है? नो मैम। अच्छा, ठीक है। और एथिक्स के जो ग्रीक ट्रेडिशन है उसमें कस्टम या हैबिट के नाम से एथिक्स को जाना जाता है। लैटिन में इसको मॉरस या स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर जो ट्रेडिशन में उसके नाम से जाना जाता है। और इंडियन फिलॉसफी के रेफरेंस में देखें तो नीति शास्त्र को नी धातु से निकला हुआ तीन प्रत्यय से माना जाता है, जिसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि वो एक अच्छे रास्ते पे आपको ले जाने के लिए दिशा निर्देश देगा। सब्जेक्ट मैटर में हम कहें तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि ये ह्यूमन बिहेवियर को गुड और बैड के, राइट या रॉन्ग के टर्म्स में इवेल्युएट करता है। सीधा सीधा बिहेवियर में अब बात करें तो आप एक्शन की बात कर सकते हैं। इसमें कभी भी इनवॉलेंट्री एक्शन इवेल्युएशन का सब्जेक्ट नहीं होता है, वॉलेंट्री इवेल्युएशन होता है। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन में आप समझ सकते हैं कि जिसमें आपको चयन की स्वतंत्रता है वो वॉलेंट्री एक्शन है, और जिसमें चयन की स्वतंत्रता नहीं है वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। जैसे आपका पलक झपकाना है, वो इनवॉलेंट्री एक्शन है, उस पर कोई भी नीति के नियम लागू नहीं होंगे और उसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता है। ब्रीदिंग है, सांस लेना है, वो आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, उसमें कोई नैतिक का नियम लागू नहीं होता है। लेकिन अगर आप भूखे हैं और भूखे होने के बाद आपके पास मान लीजिए पैसा नहीं है और आपके सामने पैसा पड़ा हुआ है, आप उसे चोरी कर लेते हैं, तो ये एक नैतिक नियम हो जाएगा, क्योंकि आप वहां चोरी नहीं करना भी अफोर्ड कर सकते थे। तो सीधा सीधा ये है। और जब हम इसकी बात करते हैं, रिसर्च के रेफरेंस में हम आते हैं, तो जो वैल्यू जो होते हैं वो हम कुछ देखने के अपने तरीके हैं जिसकी हम बात कर सकते हैं। जैसे पर्सनल वैल्यू फैक्टर, जिसमें ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है, हार्ड वर्किंग है, सिंसियरिटी है, ये सब चीजें आती हैं। मॉरल वैल्यू फैक्टर है जिसमें कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, ऑनेस्टी है, ये चीजें आती हैं। सोशल वैल्यू है जिसमें कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन आता है। मार्केट वैल्यू है, अगर कोई चीज है तो वो मार्केट में कितना ज्यादा उपयोगी है या नहीं है, यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। ग्लोबल वैल्यू फैक्टर की हम बात करते हैं तो वेलफेयर का सीधा सीधा आता है। अब हम सीधा इस पे आते हैं कि ये तो एक जनरल वो रहा, लेकिन आप एक चीज बताइए कि अगर नैतिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि रिसर्च का अधिकारी कौन है। क्योंकि अभी भी आप देखिए कि रिसर्च के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, एक काउंसलिंग होती है, उसके बाद शोध का छात्र जो है वो चुना जाता है। अगर ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कौन अधिकारी है जिसे रिसर्च करना चाहिए, और इसमें मैं दो दर्शन लेना चाहूंगी, जिसमें एक अद्वैत वेदांत का दर्शन है जिसमें साधन चतुष्टय की बात की गई, और दूसरा योग है जिसमें यम और नियम की बात की गई है। जब हम साधन चतुष्टय की बात करते हैं तो पहला उसमें जो स्टेप है वो नित्य नित्य वस्तु विवेक आता है। ठीक है, मैं दर्शन के दृष्टिकोण से इसको नहीं एक्सप्लेन करना चाहूंगी, इसको अप्लाई करना चाहूंगी रिसर्च एथिक्स में। रिसर्च में जो भी छात्र आते हैं वो पीजी करने के बाद आते हैं, और उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो उनका ज्ञान है उस ज्ञान के प्रकाश में कम से कम उनमें ये विवेक हो कि उनके लिए कौन सा ज्ञान प्रासंगिक है और कौन सा ज्ञान प्रासंगिक नहीं है। इतनी स्पष्टता उनके विवेक में होना चाहिए, तभी वो रिसर्च के अधिकारी हो सकते हैं। दूसरा जो है कि लौकिक और पारलौकिक भागों में विरक्ति हो। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप खाना पीना छोड़ दीजिए या सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना छोड़ दीजिए, लेकिन जिस समय आप शोध कार्य में रत हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, when you are engrossed into the research, research should be first focus and rest of the thing should be left behind। क्योंकि अगर सारी चीजें एक साथ आप लेकर के चलेंगे तो क्वालिटी की रिसर्च नहीं हो पाएगी।
तीसरी चीज जो है कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपका मन और इंद्रिय का संयम होना चाहिए। आपका जो सुपरवाइजर है उसमें आपको यकीन होना चाहिए। आपकी जो बुक है उसमें जो टेक्स्ट है उसमें यकीन होनी चाहिए, उसके इम्प्लीकेशंस में यकीन होना चाहिए। आपका जो कंसाइंस है उसको उस पर फोकस्ड होना चाहिए। और अगर आपको कहीं उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो उसे सहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। और अगर ये चीज होगा तभी रिसर्च के माध्यम से जो आपके नॉलेज बेस का ट्रेजर है उसके बैरियर को ब्रेक करके आप नए नॉलेज के क्रिएशन की तरफ फ्री हो सकते हैं या मुमुक्षुत्व की बात कर सकते हैं। ये था जो अद्वैत वेदांत में साधन चतुष्टय के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको देखती हूं तो शोधार्थी के पूरे गुणों को ये एक्सप्रेस करता है। और उसकी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए इसके लिए बृहदारण्यक उपनिषद में श्रवण मनन निधिध्यासन की बात की गई। जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने सुपरवाइजर को सुनिए, उसके बाद उस पर चिंतन करिए और फिर उसमें इनग्रॉस्ड हो जाइए, तब जाकर के कुछ निकलेगा। जब नैतिकता की बात करते हैं तो रिसर्च करते समय सत्य की खोज होती है, अहिंसा के माध्यम से होती है। दूसरे के किसी किए हुए काम को आप नहीं लेंगे और आप पूरे सात्विकता से ज्ञान के परसुएशन में लगे रहेंगे। जितना भी उसमें आपको मिलता है शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय तथा ब्रह्मचर्य के माध्यम से आप आगे बढ़ते चलेंगे। अब ये सब चीजें तो एक बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए थी, लेकिन अब फिर हम आते हैं रिसर्च एथिक्स के इश्यू पे। क्योंकि जब हम रिसर्च एथिक्स की बात प्रैक्टिकल ग्राउंड पे करते हैं तो रिसर्च करने में जो एथिकल नॉर्म्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी और रिसर्च इंटीग्रिटी की बात मैंने की, वो हमारे सेंटर में आ जाते हैं, क्योंकि वो पब्लिकेशन में भी उतने ही यूजफुल हैं जितने की रिसर्च में है। और अभी तो क्या हुआ है कि पहले रिसर्च का मतलब एक थीसिस प्रिपेयर करके और इवैल्यूएशन और यूनिवर्सिटी का जो नॉर्म्स है उसके माध्यम से उसको करके सबमिट करके एक डिग्री लेना होता था, लेकिन अभी जो पब्लिकेशन के नॉर्म्स थे वो इसमें इनहेरेंट हो गए हैं एंटी प्लेजरिज्म चेक से। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी। और जब भी आप रिसर्च की बात करते हैं तो आपको नॉलेज बेस देखना पड़ेगा कि कितना रिलायबिलिटी है, उसमें सत्यता उसकी देखनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं हो रही है, और गलती को चेक करने के लिए आप फैब्रिकेशन को अवॉइड करें, फॉल्सिफिकेशन को अवॉइड करें, मिस रिप्रेजेंटेशन या जो एक आप कहते हैं कुक्ड डाटा या फैब्रिकेटेड डाटा, उसको अवॉइड करें। और अगर आप ट्रुथ को प्रमोट करेंगे तो एरर अपने आप मिनिमाइज होगा। जब रिसर्च एथिक्स की बात करते हैं तो वो एक जो रिसर्चर है उसके साइंटिफिक वे में रिसर्च के कंडक्ट को भी डिफाइन करता है। और जब इन चीजों को हम देखने की बात करते हैं तब जाकर के ये चीजें इसलिए जरूरी है क्योंकि रिसर्चर जो है उसकी एक डिग्निटी बनी रहे, उसके राइट्स प्रोटेक्ट रहे और उसका वेलफेयर प्रोटेक्ट रहे। अब सवाल ये है कि वो कौन सा जंक्चर था, कौन सा मोड़ था जहां पे ये लगा कि रिसर्च एथिक्स की जरूरत है। हमारे यहां जैसा कि मैंने आपको उपनिषद से बताया, वेदांत से बताया, योग से बताया कि इन सब ग्रंथों में दिया हुआ है कि एक जिज्ञासु को कैसा होना चाहिए। वहां पे विद्यार्थी और रिसर्चर अलग नहीं था, एक जिज्ञासु को कैसा होना चाहिए। लेकिन वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से वो बैकग्राउंड में जाती चली गई और होड़ एक कंपटीशन ऐसा आया जिसमें ये दिखाया जाने लगा कि मैं ज्यादा जानता हूं, मैं ज्यादा क्रिएटिव, मैं वो ज्ञान कहां से लेके आया हूं, उसको कितना एक्नॉलेज कर रहा हूं, इसकी कोई चिंता नहीं। आपने सुना होगा कि अभी रिसेंट पास्ट में भी कई वाइस चांसलर जो है प्लेजरिज्म के दायरे में आ गए और उसके दोषी होने के कारण उनको अपने पद से भी हटा दिया गया। मेनी पर्सन्स, नाम लेना पद की डिग्निटी के खिलाफ है।
तो वो अभी भी प्रैक्टिस में जगह जगह पे है और उसको देखते हुए ये बढ़ाया गया था। लेकिन इसका जो इनिशिएटिंग पॉइंट था ग्लोबल लेवल पे, एक किताब आई थी, द बॉय हु केम बैक फ्रॉम हेवन, एक लड़का जो स्वर्ग से वापस आया था। एक छोटा बच्चा था 4-5 साल का, जो बहुत बीमार था और मृत्यु का एक्सपीरियंस लेके आया था, जिसको कि नॉवेल के फॉर्म में कॉलिन बुपरा ने डायरेक्ट किया था। उस पे एक फिल्म बनी थी और फिल्म में जो नाम दिया गया राइटर का, वो केलन एंड एलेक्स दे दिया गया। जब ये फिल्म बन गई तब कॉल्टन बुपरा ने क्लेम किया कि ये नॉवेल केविन और एलेक्स का नहीं है, ये नॉवेल मेरा है। कोर्ट में केस चला, उस फिल्म को बैन की गई और वो जो दोनों ऑथर थे उनका पब्लिकेशन बैन कर दिया गया, क्योंकि वो दूसरे का लिखा हुआ बुक लेकर के उसकी क्रेडिट अपने आप को ले रहे थे। दूसरा इसी तरह का केस आया, एक बुक थी जेम्स फ्रे की, अ मिलियन लिटिल पीसेस, और उसको चैलेंज किया था ओपेरा विनफ्रे ने कि ये मेरी बुक है। ये दोनों एक ऐसे पॉइंट बने जहां पे रिसर्च और पब्लिकेशन के वर्ल्ड में ये सोचा जाने लगा कि इसमें कुछ एथिकल नॉर्म्स बनाने की जरूरत है, रूल्स बनाने की जरूरत है, पनिशमेंट मेजर्स की जरूरत है, जहां पे इंसान दूसरे के काम को अपना न कहना शुरू करे। और ये खतरा आज के डेट में तो बहुत ज्यादा हो गया है कि इंटरनेट पे और पूरे साइट्स पे, एप्स पे पूरे रिसर्च मटेरियल पड़े हुए हैं और उसको कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता। तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। और एक रिसर्च स्टडी में यह बताया गया है कि जो इवन हायर स्टैंडर्ड के हेल्थ और ह्यूमन साइंस के डिपार्टमेंट हैं, जिनमें बात की जानी चाहिए रिसर्च इंटीग्रिटी की, उनमें लगभग 3475 रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, ये यूएस की रिपोर्ट है, जिसके 60% रिसर्च वर्क में कहीं ना कहीं से प्लेजरिज्म है। और वो इस बात को बड़े आसानी से कह देते हैं कि ये मेरा है, एक सूडो साइंस क्रिएट करते हैं, सूडो स्कॉलरशिप की बात करते हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करके अपनी बता देते हैं, और इस तरह की चीजों को करते हुए वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात करते हैं। यहां पे मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि जब हम इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम फिर फिलॉसफी की तरफ ले जाएंगे। मैथमेटिक्स, मैं नहीं जानती कि कितने छात्र हैं मैथमेटिक्स के, लेकिन हमारे यहाँ एक फ्रेंच फिलोसोफर हुआ है रेने डेकार्ट। उसने मैथमेटिकल मेथड दिया है जिसमें 4 स्टेप हैं, और उन 4 स्टेप के माध्यम से रेने डेकार्ट का कहता है कि आप अपने इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को अपने इन्वेस्टिगेशन में और अपने रिसर्च में बनाए रख सकते हैं। वो चारों स्टेप्स इस तरीके के हैं कि जो पहला स्टेप है कि आप जब रिसर्च में है या इन्वेस्टिगेशन में है या कोई ट्रूथ आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप किसी भी प्रोपोजिशन को, किसी भी नॉलेज को, किसी भी थियरी को तब तक एक्सेप्ट ना करें जब तक आप खुद उसको जांच ना लें, जब तक आप एग्जामिन ना कर लें, और उसके फॉल्स होने की या गलत होने की हर संभावना को नकार ना दें, तब तक आप उसको एक्सेप्ट ना करें। दूसरी चीज, जो दूसरा स्टेप उसने बताया, उसने ये बताया कि जब आप रिसर्च करने चलते हैं तो जो भी आपका रिसर्च का टॉपिक होता है वो मल्टी लेयर्ड होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जब कॉम्प्लेक्स होते हैं तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एज इट इज होलिस्टिक तरीके से आप सॉल्व नहीं कर सकते, उसका समाधान नहीं खोज सकते। तो आप क्या करिए कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम आपको कॉम्प्लेक्स दिख रही है, उसके लेयर्स में जितनी प्रॉब्लम है सबको पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, जितने मैक्सिमम पार्ट्स हो सकते हैं उन पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ये दूसरा स्टेप था उसका। तीसरा स्टेप ये था कि जब आपने डिवाइड कर दिया तो थोड़ा सा अब आप उसमें मेंटल एक्सरसाइज करिए और देखिए कि सबसे आसान प्रॉब्लम कौन सी है।
क्योंकि आसान प्रॉब्लम ये से आप शुरू करेंगे तो एक वो आप में कॉन्फिडेंस जनरेट करेगा, आपको प्रॉब्लम का हल निकालना आसान होगा, फिर उससे थोड़ा मुश्किल, फिर उससे थोड़ा मुश्किल, फिर उससे थोड़ा मुश्किल, और मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम पे आप हल करते हुए चले जाएंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप अगर आसान प्रॉब्लम से शुरू करेंगे तो मुश्किल प्रॉब्लम तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आप किसी बच्चे को टेबल लर्न करवाना शुरू करते हैं तो सीधे सीधे आप 20 मतलब आप 18 का टेबल या 17 का टेबल लर्न नहीं करवाते हैं, 2 का करवाते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल मेथड जो है, फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेकार्ट ने ये कहा था कि आप इसको ट्रूथ के इन्वेस्टिगेशन में भी आप यूज कर सकते हैं। और लास्ट जो स्टेप ये बताई थी कि जब आप ट्रूथ के एक पूरे कंसाइज फॉर्म को, पूरे इंटीग्रेटेड फॉर्म को रखना चाहते हैं, तो चूंकि आपने प्रॉब्लम्स को बहुत पार्ट में डिवाइड कर दिया था, तो आप एक बार अपने काउंटिंग में देख लें कि कोई प्रॉब्लम छूट तो नहीं गई। यानी एक बार फिर से चेक करें कि सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया और उन सॉल्यूशन के बेसिस पे आप आगे जा सकते हैं। लेकिन इस तरह की इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी रिटेन करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि वो एक रिसर्चर की क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च जो है, रिसर्चर और सुपरवाइजर दोनों का एक कंबाइंड एफर्ट होता है, और उस कंबाइंड एफर्ट में फिर एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की या मॉरल जो है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो सुपरवाइजर के लिए भी बनती कि सुपरवाइजर को कैसा होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रिसर्चर जो है बहुत कमिटेड हो, बहुत डिवोटेड हो, और सुपरवाइजर अगर इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है तो पता चलेगा वो रिसर्चर के काम को ले करके और उसको अपने नाम से पब्लिश करवा देगा। और ऐसे में चूंकि रिसर्चर की कोई से नहीं है, अभी कोई उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है रिसर्च में, तो वो हमेशा इसके लिए सफरर बना रहेगा। इसलिए सुपरवाइजर के भी कुछ क्वालिटीज की बात की गई, और पूरे प्रोसेस में जो आज का एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है रिसर्च का, उस प्रोसेस में सुपरवाइजर का रोल क्या हो सकता है, तो उसमें हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले सुपरवाइजर का रोल ये होता है कि आपको क्या प्रॉब्लम लेनी है, रिसर्च का क्या टॉपिक लेना है, उसमें वो आपको गाइड करे, सुपरवाइज करे कि आपका इंटरेस्ट इस एरिया में है, तो इस एरिया में आपके लिए काम करना ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। तो फर्स्ट जो उसकी ड्यूटी है वो ये है कि आपके टॉपिक के सिलेक्शन में हेल्प करे। क्योंकि आप देखिए कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट का एक अट्रैक्शन होता है किसी टॉपिक के प्रति, और उसको वो लेके आते हैं कि मुझे इस पे काम करना है, और 2-3 बार सुपरवाइजर से बात करने पे स्थिति ये होती है कि आपका पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। क्योंकि सुपरवाइजर के पास एक्सपीरियंस है और वो उन चीजों को देख सकता है कि किस टॉपिक पे रिसर्च करना आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा। मैं 2 पर्सनल एग्जांपल इसमें देना चाहूंगी। मेरे पास 2 रिसर्च स्कॉलर आए। पहले की बात है जब फुल टाइम रिसर्च नहीं होता था। एक रिसर्च स्कॉलर आई जो पीसीएस ऑफिसर थी, और दूसरा रिसर्च स्कॉलर आया जो इंग्लिश का टीचर था। जो इंग्लिश का टीचर था उसको मैंने कहा कि तुम कम्युनिकेशन पे काम करो, और उसने काम किया भगवत गीता में कम्युनिकेशन के थियरीज पे, जो बाद में जाकर के उसके करियर के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। ठीक इसी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटर थी उसको मैंने बोला, मैंने कहा तुम करप्शन के प्रॉब्लम पे काम करो तो तुम्हें ज्यादा बेहतर तरीके से सोसाइटी को समझने में आसानी मिलेगी। उन्होंने एक फिलोसफर पे फोकस किया और इस काम को किया, लेकिन उनका स्टडी साउंड हुआ और दोनों की बुक पब्लिश हो चुकी। वो दोनों के कैरियर में भी कंट्रीब्यूट कर रही। तो जब भी सुपरवाइजर को अगर किसी को गाइड बनना है तो उसको इतना वाइडर एक विजन रखना पड़ेगा कि जो उनका रिसर्चर आ रहा है उस रिसर्चर के लिए किस फील्ड में काम करना ज्यादा यूजफुल होगा। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप देखिए कि रिसर्च का पीरियड जो है वो थोड़ा लंबा होता है।
शुरुआती दौर में रिसर्चर जो है वो थोड़ा लेथार्जिक हो जाता है, थोड़ा आलसी हो जाता है, उसको लगता है कि 3-4 साल है, हम काम कर लेंगे। सुपरवाइजर का ये दायित्व बनता है कि वो टाइम मैनेजमेंट में उसकी हेल्प करे। तीसरी चीज जो है कि वो ये देखे कि उनका रिसर्चर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि जब थीसिस सबमिट होती है आज के प्रैक्टिकल ग्राउंड में, तो जो सुपरवाइजर है वो फर्स्ट एग्जामिनर होता है, उसी की ड्यूटी होती है कि वो उसको अप्रूव करे या डिस अप्रूव करे। उसी की ड्यूटी होती है कि वो मेंटर की तरह डायरेक्शन दे कि इसमें ये किताबें पढ़ो, ये करो, वो करो। उसी की ड्यूटी होती है कि वो गाइड करे कि इसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होना चाहिए। जब कभी रिसर्चर थोड़ा हताश होता है तो उसकी ड्यूटी होती है कि वो उसको इनकरेज करे, प्रमोट करे। और इन सब चीजों को करने के लिए सुपरवाइजर और रिसर्चर के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन होना बहुत जरूरी है। और जब फ्रेंडली रिलेशन होता है तो उसमें वो उसके हर तरह के प्रॉब्लम को डिस्कस करता है और उसको एक डायरेक्शन देता है। इवन जॉब के डायरेक्शन भी वो देता है कि तुम्हें यहां से जॉब अच्छी मिल सकती है, तुम यहां अप्लाई करो। ये चीजें चलती हैं। और इनको अगर देखा जाए तो ईसावासो उपनिषद में एक श्लोक दिया गया है जिसमें सुपरवाइजर की क्वालिटी दी गई है, जिसमें उसके इंटेंशन में शुचिता होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, वाचस्वी होना चाहिए, उसको अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, वर्चस्वी होना चाहिए, ज्ञान से संपन्न होना चाहिए, द्युतिमान होना चाहिए, उसको मॉरल लाइट उसके पास होना चाहिए, श्रुतिमान होना चाहिए, रिसर्चर को सुनने की पावर होनी चाहिए, वो अच्छा राइटर होना चाहिए, उसे नम्र होना चाहिए और उसे जिज्ञासु और उत्साही भी होना चाहिए। ये सब चीजों की बात जब हम करते हैं तब जाकर के हम उस एक फ्रेमवर्क पे पहुंचते हैं जहां पे हम ये कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जो है वो रिसर्च का क्रक्स है। चाहे रिसर्चर के एंगल से देखें, चाहे सुपरवाइजर के एंगल से देखें, चाहे एकेडमिक इंटीग्रिटी के एंगल से देखें। अब हम इस पे आते हैं कि जिस इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को हम रिसर्च एथिक्स के मूल बीज के रूप में देखना चाहते हैं वो है क्या, उसको हम कैसे समझेंगे, उसको समझने की हम कोशिश कैसे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं। जब भी हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो एथिक्स में जब आप जाते हैं तो हम ये कह देते हैं कि ईमानदारी होनी चाहिए, मेहनती होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, लेकिन उसके क्या पैरामीटर हैं, उसको आप कैसे समझेंगे। इसी तरीके से जब हम बौद्धिक ईमानदारी की बात करते हैं तो उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए या उसको जज करने के लिए कुछ पैरामीटर तो होने चाहिए। और जब हम ये बात करते हैं तो जो पैरामीटर हमारे स्कॉलर्स ने दिए हैं वो उन्होंने ये कहा है कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जो है वो गुड फेथ और प्राइमरी मोटिवेशन, यानी जिस सच में आप बिलीव करते हैं उसके प्रति आपका प्राइमरी मोटिवेशन पूरी तरीके से फोकस्ड हो, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। यानी एक अच्छा विश्वास लेके आप चल रहे हैं और एक सच है जिसको आप खोजने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों के बीच एक सम्मिश्रण जब होता है तब आप इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी किस किस लेवल पे अप्लाई की जाती है? प्रॉब्लम डिटेक्शन के लेवल पे अप्लाई करना पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्व के करते हैं तब उस लेवल पे अप्लाई होता है, आप में कोई बायसनेस ना हो, कोई पूर्वाग्रह ना हो, उसमें अप्लाई होता है, आपका एटीट्यूड, आपकी प्रवृत्ति और वृत्ति जो है वो ईमानदार हो। और ये सब चीजें आपके व्यवहार में जब आप एकेडमिक वर्क कर रहे हैं तो आपके व्यवहार में ये सब चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। यानी जो भी सुपरवाइजर है या जो भी रिसर्चर है, दोनों एक दूसरे को जज करते रह सकते हैं। सुपरवाइजर ऊपर सतह पे बैठा हुआ कोई भगवान नहीं है या रिसर्चर भक्त नहीं है, दोनों एक सिमिलर एकेडमिक एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हैं और उस रिसर्च के दायरे में दोनों से ये अपेक्षा की जाती है कि दोनों इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को फॉलो करें।
और जब वो फॉलो करते हैं तो वो इन लेवल पे फॉलो करते हैं, यानी प्रॉब्लम के डिटेक्शन पे, प्रॉब्लम के सॉल्व करने पे, पूर्वाग्रह से रहित रहने में, ऑनेस्ट एटीट्यूड रखने में, इन चीजों को अगर वो रिसर्च में अप्लाई करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उनका एटीट्यूड जो है वो ऑनेस्ट है। और इस तरह का एटीट्यूड जो है, आप किसी आइडियोलॉजी को लेकर के मान लीजिए आप चलते हैं और उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने में सुविधा अनुसार आप कहीं टिल्ट कर देते हैं। जैसे आप यूटिलिटेरियन एथिक्स लेकर के चले और आपने देखा कि ये कहीं से लोगों को अपील नहीं कर रहा है, आप स्पिरिचुअल एटीट्यूड पे चले गए, या स्पिरिचुअल एटीट्यूड या थियरीज लेकर के चले और आपने देखा कि ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है, आप यूटिलिटेरियन पे आ गए। तो ये चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं से आपके शिफ्टिंग मूड के, स्विंग मूड को रिफ्लेक्ट करती हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी को इनवाइट करती हैं। अब जो और मोटी मोटी चीजें हैं वो ये हैं कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की जब हम बात करते हैं तो एक चीज और भी होता है कि जो भी रेलेवेंट फैक्ट हैं या जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उनको जानबूझ करके किसी उद्देश्य के तहत हटाया ना जाए। क्योंकि अगर हम ट्रूथ के सर्च में हैं तो हमारे सामने बहुत सारे कन्वीनियंट और इनकन्वीनियंट फैक्ट आएंगे, और उन फैक्ट्स को हम ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से उसको छोड़ देना ऑनेस्टी नहीं होती। अगर वो इनकन्वीनियंट फैक्ट है तो उनको आप लीजिए, उनके इनकन्वीनियंस को, उनके कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सप्लेन करिए। आप बताइए कि ये किस तरीके से ट्रूथ के सर्च में ऑब्स्ट्रक्शन है, और इसको खोजते समय जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं उनको एक पूर्वाग्रह रहित तरीके से प्रेजेंट करिए, उनको ट्विस्ट मत करिए, क्योंकि जैसे ही आप ट्विस्ट करना शुरू करेंगे वो एक ऐसा इंप्रेशन देंगे, एक ऐसा भाव देंगे जो आपको मिसलीड करेगा। जितने भी रेफरेंसेज हैं जिनको आपने पहले यूज किया है, जो पहले के काम हैं, उनको प्रॉपरली एक्नॉलेज करिए, बताइए कि ये रेफरेंसेज यहाँ पे यूज हुए हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप प्लेजरिज्म के दायरे में आ जाएंगे। और एक स्कॉलर हैं हार्वर्ड के, एम ग्यूनिंग, जो ये कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जो है वो इस तरीके से नहीं डिस्क्राइब की जा सकती है जैसे ये कहा गया है। उसको डिस्क्राइब करने का असली जंक्चर वो होता है जहां पे कि आप बेईमानी करें, बेईमानी से आपको कोई फायदा होने वाला है, वहां पे आप बेईमानी को छोड़ करके और ईमानदारी को अपनाएं। मतलब आप देखिए कि साइकोलॉजिकली आपको कितना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आपको गलत चीज अपना के बेईमानी से आपके इंटरेस्ट सर्व हो सकते हैं, आपको फायदा हो सकता है, आपका जो मनचाहा है वो मिल सकता है, लेकिन आप उस छोड़ करके भी ईमानदारी के तरफ आप चलिए। ये चीज है। और जब इन बातों को हम करते हैं, जैसे ये जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रही थी, इसको अगर कैटेगराइज करें तो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के 6 डायमेंशन मेजर हैं, जिसमें पहला डायमेंशन है मॉरल कंसाइंसनेस, दूसरा है रिलायबिलिटी ऑफ द फैक्ट, तीसरा है फैलेसी रिकॉग्निशन, चौथा है साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, पांचवा है प्रैग्मेटिक रिलेशन, और छठा है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अब इसमें सबसे पहले हम लेते जो हैं वो मॉरल कंसाइंस है, जिसमें फिर से 5 चीजों पे आप बात कर सकते हैं। गुड फेथ है, ह्यूमैलिटी है, टॉलरेंस है, फिडिलिटी है, सिविलिटी है। गुड फेथ का मतलब क्या है? आप एक प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं, प्रॉब्लम आपको जेन्युइन लग रहा है, कोई आके ये भी आपसे कह सकता है कि अरे ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है,
लेकिन आपको स्टिक रहना पड़ेगा, आपको उसमें निष्ठा रखनी पड़ेगी कि नहीं, ये रिसर्च का प्रॉब्लम है और इसमें आगे बढ़ने पे कुछ नए रिजल्ट आने की संभावना है, कुछ नए नॉलेज क्रिएट करने की संभावना है, और इस फेथ के साथ आपको रिसर्च में आगे बढ़ना है। लेकिन इस फेथ को रखने में आप इगोइस्ट ना हो जाएं, आप एनार्किस्ट ना हो जाएं, इसलिए आपकी नम्रता बनी रहनी चाहिए। आप ध्यान रखिए कि आपको सुपरवाइजर के साथ मिलके काम करना है, और अगर आप अपनी बात को अपने सुपरवाइजर को कन्विंस नहीं करा पाते हैं तो आपके रिसर्च में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए नम्र बने रहना आपके मॉरल कंसाइंस का या नैतिक चेतना का एक पार्ट है। सद्विश्वास के बाद नम्र भी बने रहना है। इस रास्ते में हो सकता है कुछ कठिनाइयां आए, कुछ बाधाएं आए, उन बाधाओं को, कठिनाइयों को सहन भी करना पड़ेगा आपको। इसलिए थर्ड फैक्टर जो है वो टॉलरेंस है। लेकिन टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप गलत चीजों को एक्सेप्ट करें। आपकी फिडिलिटी बनी रहनी चाहिए, चाहे जितना भी रेसिस्टेंस हो। सत्य कहने के लिए लोगों को मृत्यु दंड तक मिल गया, सोक्रेटिस को जहर तक पिला दिया गया, कुछ नहीं कर रहा। लेकिन रिसर्च में जो आपको सच लगता है, जिस सच तक आप पहुंच सकते हैं, आपको एक विजडम डायरेक्शन ये मिलता है कि आप इस सत्य तक पहुंच सकते हैं, तो आपकी सत्यनिष्ठा जरूरी है। लेकिन इस चीज को आप सिविलाइज्ड तरीके से करें, बेकार गिरीश को कहेंगे, एक सही नागरिक के तरीके से, बैलेंस व्यक्ति के रूप में करें। तो ये 5 फैक्टर जो हैं, ये मॉरल, नैतिक तरीके से आपको तैयार करते हैं कि आप रिसर्च के डायरेक्शन में इसके माध्यम से अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। माइंड अप हो जाए। ये मॉरल कंसाइंस के 5 डायमेंशन। अब हम आते हैं रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट्स पे। अब देखिए, रिसर्च अल्टीमेटली क्या है? फाइंड द फैक्ट्स, सरकारी पैसा तो तथ्यों को खोजिए। पैसा तो उन्हीं के बदले एक प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि तथ्य तो हमेशा एम्पिरिकल स्टडी में होते हैं, थ्योरेटिकल स्टडी में कैसे हो सकते हैं, लिटरेचर में कैसे हो सकते हैं? लेकिन फैक्ट का मतलब सिर्फ फिजिकल या मटेरियल फैक्ट नहीं होता है। फैक्ट का मतलब, अगर आप किसी थियरी का एनालिसिस कर रहे हैं तो उसका जो थियरी प्रोवाइडर है, उसके आइडियाज जो हैं, वो आपके फैक्ट हैं। उनका भी सुनेंगे। अगर आप लिटरेचर में स्टडी कर रहे हैं, कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, तो नॉवेल के जो कैरेक्टर हैं वो आपके फैक्ट हैं। पोएट्री पे आप रिसर्च कर रहे हैं तो पोएट्री का जो इंटेंशन है वो आपका फैक्ट है। तो आप फैक्ट सही क्या है, किसी भी फील्ड में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आपने रिसर्च में एक एजम्पशन बनाया है, एक हाइपोथेसिस बनाया। हो सकता है फैक्ट को सर्च करते समय कुछ फैक्ट ऐसे मिले जो आपके हाइपोथेसिस को सूट नहीं करते, तो उस फैक्ट को आपको फेस भी करना पड़ेगा, उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि ये इसके अगेंस्ट फैक्ट आ रहा है। और ये करते समय आपको जितने एविडेंसेस अवेलेबल हैं, उन एविडेंसेस को इवेल्युएट करना पड़ेगा। हाइपोथेसिस के अगेंस्ट अगर कोई फैक्ट मिल रहा है तो उसको प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करके, इवेल्युएट करके, और तब आपको सामने रखना पड़ेगा। और ऐसा करने में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो आप साइंटिफिकली सोचिए। साइंटिफिकली सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज के लिए लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए चल दीजिए। साइंटिफिकली सोचने का मतलब यह है कि आपने एक मेथड अपनाया है, उस मेथड के अकॉर्डिंग ही फैक्ट को रखिए और फैक्ट को फेस करिए और उसको इवैल्यूएट करिए। आप रेशनली सोचिए, कोई भी चीज सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट मत करिए कि ये इस टेक्स्ट में कह दिया गया है। टेक्स्ट भी फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, और न्यू नॉलेज का क्रिएशन तभी होता है जब आप उन कॉन्ट्राडिक्शन को एक्सपोज करते हैं।
या ऐसे भी फैक्ट्स होते हैं जो उस युग के लिए सही रहे हों लेकिन आपने अपने साथ आज के युग के लिए वो रेलेवेंट नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वैदिक काल के लिए रेलेवेंट थी, आज के लिए नहीं है। बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो मध्य युग के लिए रेलेवेंट थे, आज के लिए नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे रेलेवेंट थे लेकिन आज के डेमोक्रेसी में रेलेवेंट नहीं है। तो इन चीजों को सोचते समय या इवेल्युएट करते समय आप रेशनैलिटी का प्रयोग कीजिए। जब रेशनैलिटी का प्रयोग करेंगे तो इन फैक्ट्स में आप लॉजिक का यूज करेंगे, एक तार्किक ढंग से आगे बढ़ेंगे। जो चीज आप स्वीकार कर रहे हैं उसके पक्ष में आप साउंड आर्ग्यूमेंट्स देंगे, प्रबल तर्क देंगे, क्योंकि अगर तर्क नहीं दे पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं से आपको अपनी थीसिस या अपने रिसर्च को डिफेंड करने में दिक्कत होगी फ्लाइंग का काम थोड़ी देर का रहता है ना, और वहां पे फिर आप थोड़े से कमजोर पड़ जाएंगे। जो थर्ड फैक्टर है वो है फैलेसी रिकॉग्निशन का। क्योंकि आप देखिए कि जब आप रिसर्च करने चलते हैं तो आप एक लंबे टाइम तक काम करते रहते हैं। एक टेक्स्ट आपने लिया, मान लीजिए वो टेक्स्ट 300 पेज का है, या नॉवेल में एक कैरेक्टर लिया, उसका एक पर्टिकुलर स्टेज पे एक बिहेवियर है, दूसरे पर्टिकुलर स्टेज पे दूसरा बिहेवियर है, तीसरे पर्टिकुलर स्टेज पे तीसरा बिहेवियर। इनके बीच में सामंजस्य बनाने के लिए आप कुछ अपने थीसिस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अपने तर्क गढ़ते हैं। तर्क गढ़ने में आप देखिए कि कहीं उसमें कोई तर्क दोष तो नहीं आप दे रहे, क्योंकि फैलेसी जो है टेक्निकल सेंस में अगर कहा जाए तो, लॉजिक में अगर कहा जाए तो रीजनिंग की गलती है, एरर इन द रीजनिंग है फैलेसी। और उन फैलेसीज को आइडेंटिफाई करना एक टेक्निकल तरीके से लॉजिक में किया जाता है। लेकिन जब हम आम भाषा में फैलेसी का प्रयोग करते हैं तो हम सीधा सीधा ये कहते हैं कि अभी तो आप ये बोल रहे थे, अब आप ये बोलने लगे, अभी आपने ये तर्क दिया, अब आप ये तर्क देने लगे, अभी आप इसको फेवर कर रहे थे, अभी आप इसको फेवर करने लगे। ये चीजें कभी कभी तो हम अनजाने में हो जाता है, और अगर अनजाने में होता है तो इसका मतलब कि हम उसको पहचान नहीं पाते। तो पहला टास्क ये होता है कि इस तरह की फैलेसीज को सतर्क रह करके हम पहचानें, रिकॉग्नाइज करें, रिकॉग्नाइज करके उसको दूर करने की कोशिश करें। जो भी हमारे कहने में या जो भी हमारे असर्शन में जो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, विसंगतियां आ रही हैं, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि इस तरह के तर्क दोष जो हैं वो इंटेंशनल, जानबूझ के किए जाते हैं, ताकि जो भी उसका रीडर है या जो ऑब्जेक्ट है या जो हमने कंक्लूजन रखा हुआ है, उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हम कुछ रास्ते छोटे छोटे बना करके बिना फैलेसीज को एक्नॉलेज किए हुए आगे बढ़ते जाते हैं। उसमें क्या होता है कि एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि हमें आगे बढ़ जाना है, और उसमें इंटेंशन दूसरे की आंखों में धूल झोंकना भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जब स्क्रूटनाइज होता है तो इस तरह के लॉजिकल एरर्स जो हैं या आर्गुमेंटेटिव फैलेसी जो है या कंट्राडिक्शन जो है या तर्क की विसंगतियां जो हैं वो हमारे अध्ययन में दिखाई पड़ती, और रिसर्च के दृष्टिकोण से इन चीजों को बहुत बड़ा दोष माना जाता है। अब इन चीजों को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इसके लिए जरूरत है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बात हो रही है कि इसको डेवलप करना है क्रिटिकल थिंकिंग को। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है?
जो भी फैक्ट आपके सामने रखा जा रहा है, जो भी आर्ग्यूमेंट आपके सामने रखा जा रहा है, या जो भी थियरीज आपके सामने रखी जा रही है, जो भी आइडियाज फ्लोट किए जा रहे हैं, या जो भी फैक्ट रखे जा रहे हैं, उनको आप प्रॉस एंड कॉन्स, यानी उसके बैड इफेक्ट क्या है और उसके सही इफेक्ट क्या है, वो सही अच्छा है या बुरा है, इस रेफरेंस में उसको पूरे अच्छे तरीके से आप सोचिए। मैं फिर से रेफरेंस देना चाहूंगी जो फ्रेंच फिलोसोफर डेकार्ट की बात की थी, कि वो कहता है कि किसी भी चीज को बिना परखे जांचे आप एक्सेप्ट मत करिए। उसका फर्स्ट स्टेप जो है क्रिटिकल थिंकिंग का, कि मूल आत्मा है, अगर आप सही तरीके से इसको देखना चाहें। और जब आप अपनी विसंगतियों को, इनकंसिस्टेंसी को एक अच्छे दृष्टिकोण से आइडेंटिफाई करके उसको दूर कर लेते हैं, तो आप अपने आर्ग्यूमेंट के सारी गलतियों को, सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। और ये करने के बाद आप एक सही रीजनिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फैलेसी जो है वो टेक्निकल लॉजिक के सेंस में मत ले जाइए। जो रीजनिंग की विसंगतियां होती हैं, जो तर्क की विसंगतियां होती हैं आम बोलचाल भाषा में, वो न रहे रिसर्च में, इसकी तरफ आप समझने की कोशिश कीजिए। ये करने के लिए क्या होना चाहिए? आपको साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा रिसर्च करने, क्योंकि जब आप ट्रूथ का सर्च कर रहे हैं, चाहे वो थ्योरी का रियल इंटेंशन हो, चाहे वो फील्ड से सर्च किए हुए फैक्ट्स हो, चाहे लैब से एक्सपेरिमेंट किए हुए रिजल्ट हो, जब आप ट्रूथ का सर्च कर रहे हैं तो आपके सामने वेरियस डायमेंशंस आएंगे, बहुत सारे फॉल्स बिलीफ भी आएंगे। उन फॉल्स बिलीफ से डेविएट ना होकर के एक ट्रुथ पे आप फोकस करेंगे, तो उस फोकस करने के लिए और अपने डेविएशन को रोकने के लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं, मुझे इसी रास्ते पे चलना है, इसी रास्ते पे मेरा ट्रुथ मिलेगा। इस स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए आप अपने सुपरवाइजर से उन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है सुपरवाइजर उसमें कोई इंसाइट दे, ये भी हो सकता है कि आप रॉन्ग ट्रैक पे हैं और उसको आपने ट्रू माना हुआ है, तो उसको चेंज करने के लिए भी आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। और जब आप इस तरह के किसी थियरीज पे या किसी ट्रुथ पे आप चल रहे हैं, तो उसमें आप ओपनली डिक्लेयर करिए कि मेरा मानना ये है। हाइड मत करिए कि दूसरा आदमी उसे काउंटर करेगा या दूसरा आदमी उसे क्रिटिसाइज करेगा या रिजेक्ट करेगा। और ये चीजें जब आप करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपकी अपनी रेस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन भी रहती है, इंक्रीज भी होती है, आपके सुपरवाइजर की डिग्निटी भी इंक्रीज रहती है, क्योंकि जो कुछ भी है ओपन बुक है, आपने कुछ भी हाइड नहीं किया है। और जब आपने हाइड नहीं किया है तो आपका ट्रुथ का जो सर्च है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। और ये ट्रुथ सर्च करते समय, क्योंकि रिसर्च में आपके सुपरवाइजर और आपके पीयर ग्रुप, प्रो रिसर्चर, सब लोगों का एक ग्रुप होता है, तो उनके बीच में जब डिस्कशन होता है तो उनके सबके बीच में एक प्रैग्मेटिक रिलेशनशिप भी जरूरी है, व्यवहारिक रिलेशनशिप। बहुत आदर्शात्मक रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदर्शों की बात करेंगे तो आप कहीं ना कहीं व्यवहार के धरातल पे उससे पीछे हट जाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहले प्रैग्मेटिक रिलेशन में जरूरत है वो एक ये है कि आपकी अपनी एक अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, कि आपके काम के लिए सार्थक तरीके से दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना आप उससे कैसे हेल्प ले सकते हैं। किसी से अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना है और किसी को अनड्यू एडवांटेज नहीं देना है। इसके लिए करना क्या है कि आप संवाद बनाए रखिए। कई बार क्या होता है कि आपके अपने पीयर ग्रुप से भी आपका डायलॉग नहीं होता है,
आपके सुपरवाइजर से भी डायलॉग नहीं होता है। कई बार आप कहते हैं अरे चलो छोड़ो, उनको उनसे ये बात करेंगे तो वो इसको क्रिटिसाइज करेंगे। नहीं, क्रिटिसिज्म से मत डरिए, ऑब्जेक्शन से मत डरिए, डायलॉग बनाए रखिए और अपनी बात को कहने की हिम्मत रखिए। और जब ये डायलॉग बनता है तो दोनों के बीच में अगर कोई एकदम विरोधी भी हो, कट्टर विरोधी भी हो, तो डायलॉग के माध्यम से बिलीफ के कॉमन ग्राउंड बनाए जा सकते हैं। और जब कॉमन ग्राउंड बनाए जा सकते हैं तो एक व्यवहारिक संबंध की स्थापना हो जाती है जो आपके रिसर्च में काफी हेल्प करती है। और जो लास्ट है वो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। वो 2-3 स्तर पे होती है। एक तो फैक्ट्स के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, दो फैक्ट के बीच में सामंजस्य कैसे बनाना है। एक आपका और सुपरवाइजर या आपके पीयर ग्रुप, जो जैसे साइंस के रिसर्चेज है उसमें ग्रुप में लोग काम करते हैं, तो लोगों के बीच में जो रिलेशन है उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। ये एक बिहेवियरल आर्ट है जिसपे विशेष ध्यान रखना चाहिए जब रिसर्च एथिक्स की बात करते हैं। क्योंकि रिसर्च एथिक्स में जब ग्रुप एथिक्स है तो एकला चलूरे की बात नहीं चलेगी। हाँ, ट्रूथ पे कंसंट्रेट करने के लिए, फोकस करने के लिए, अपने व्यवहार को बनाए रखने के लिए आप अपने लीड ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए बाकी लोगों को कन्विंस करते हुए ही आगे बढ़ने में आपकी भलाई। इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए या ओवरकम करने के लिए ये जरूरी है कि बीच में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसको आप ओवरकम करें। और पूरे प्रोसेस में आप बेईमानी को तो पूरी तरीके से डिसमिस करें। रिसर्च एथिक्स की ये डिमांड है। एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की बात की जो 6 डायमेंशन पे हमने डिस्कस किया, इसके बाद हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं रिसर्च इंटीग्रिटी। क्योंकि रिसर्च के प्रति जो निष्ठा है वो क्या है। और वो ये है कि जो भी हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च इंटीग्रिटी में मेनली 4 फैक्टर आते हैं: ऑनेस्टी, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी और ऑब्जेक्टिविटी। ऑनेस्टी की बात हम कर चुके हैं कि जो भी आपका विश्वास है, जो आपको सच लगता है, जो आपके रास्ते सही हैं, जो किसी का कंट्रीब्यूशन आपने लिया है उसको रेफर करना, लॉजिकल फैलेसीज को दूर करना, इन सब चीजों को आप अगर मेंटेन करते हैं तो वो ऑनेस्टी का नाम दिया जाता है। एक्यूरेसी, जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या जो संदर्भ कहीं से आप ले रहे हैं या जो आपका इंटरप्रिटेशन है, इन दोनों के बीच में एक एक्यूरेट डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, नहीं तो वो चीजें प्लेजरिज्म में पकड़ दी जाएगी। तीसरी चीज है कि जहां पे आपके डिफरेंसेस आते हैं उन डिफरेंसेस के लिए एफिशिएंट आर्गुमेंट होने चाहिए, पर्याप्त मटेरियल होना चाहिए। और जब आप कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं तो उस कंक्लूजन को ऐसा होना चाहिए, ऑप्टिमम लेवल तक, मैक्सिमम लेवल तक ऐसा होना चाहिए कि वो कंक्लूजन आपका ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव का अगर टेक्निकल सेंस में आप देखना चाहेंगे तो वो तो ये होगा कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य हो। लेकिन जब रिसर्च या नॉलेज के क्षेत्र में हम बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव का डेफिनेशन कहीं ना कहीं हमको ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे हम्बली सिर्फ ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते समय इतना जरूर कहा जा सकता है कि कम से कम जिस समय हम उस ट्रुथ को या उस कंक्लूजन को लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, वो प्रेजेंट करते समय मेरे में इतना कन्विक्शन और इतना फेथ होना चाहिए कि सामने वाले को मेरा कंक्लूजन सही है इसके लिए मैं कन्विंस कर सकूं। मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। और जब हम ऑनेस्टी की बात करते हैं और ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो वो वेरीफाइबल भी होना चाहिए। यानी कोई और भी अगर उस इंटरप्रिटेशन को करे जिस आधार पे हमने इंटरप्रिटेशन किया है, जिस टेक्स्ट को हमने लिया है, जो एक्सपेरिमेंट को हमने लिया है, उस एक्सपेरिमेंट को इमीडिएटली कोई चाहे तो उसको रिपीट करके उस कंक्लूजन तक पहुंचने की क्षमता रखता। उस मेथड को क्लियर होना चाहिए जिसमें हमने अपने रिसर्च को प्रपोज किया।
उस वे को क्लियर होना चाहिए जिसमें हमने अपने रिसर्च को अंजाम दिया, उस तरीके को क्लियर होना चाहिए जिसमें हमने फैक्ट्स को या आइडियाज को या थियरीज को हमने इवेल्युएट किया। वो रिपोर्ट और रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए जो हमने अपने थीसिस में दिया। जो हमने रूल्स अप्लाई किए उन रूल्स का क्लियर कट मेंशनिंग होना चाहिए, और जो कॉमन तरीके से, बिल्कुल सामान्य तरीके से जो प्रोफेशनल नॉर्म्स होते हैं जिसको लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और ये सारी काम करने में हमें किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पूर्वाग्रह आया इसका मतलब सारे किए कराए पे पानी फिर गया। और अगर उस तरह का पूर्वाग्रह आता है तो जो एक साइंस की क्रेडिबिलिटी होती है कि फैक्ट को आप फिर से वेरीफाई कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे एक प्रश्नों के दायरे में आ जाएंगे। और इस तरह के प्रश्नों के दायरे जो हैं वो जब रिसर्च की बात करते हैं तो इसमें ठीक नहीं माना जाता है, ये अनएथिकल माना जाता है। और अगर ब्रीफ में हम कहें तो नॉलेज के, रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो ज्ञान के जितने भी पक्ष हो सकते हैं सारे पक्षों में ईमानदारी बरतना। जो भी आप रिसर्च करते हैं उसमें जो भी निष्कर्ष निकलता है उसकी जिम्मेदारी खुद लेना। आप हमेशा ये नहीं कह सकते इसने लिखा था इसलिए मैंने इसको माना। अगर उसने ये चीज लिखी थी, आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो उसको एक्सेप्ट करने के पीछे आपको तर्क देने पड़ेंगे। अगर आपने उसको रिजेक्ट किया तो रिजेक्ट करने के पीछे आपको तर्क देने पड़ेंगे। और ऐसा करने में आपको एक व्यावसायिक जो कर्टसी है और फेयरनेस है वो आपको अपनाना पड़ेगा। और रिसर्च करते समय हमेशा ये नहीं है कि आप मास्टर के रोल में, आप कभी सेवक के रोल में भी आ सकते हैं। रिसर्च आप परस्यू कर सकते हैं, परिचारक की भूमिका में हो सकते हैं। एक अच्छा स्टुअर्डशिप अगर आपके अंदर है तभी आप रिसर्च में आगे बढ़ करके फैक्ट फाइंडिंग की बात कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और जब रिसर्च इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो फिर से एक सत्यनिष्ठा की बात आती है। और सत्यनिष्ठा जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं आपको देखना पड़ेगा कि वो सोसाइटी के लिए कितना यूजफुल है, उसकी क्या वैल्यू है, या सोसाइटी जो आउटकम आया है वो सोसाइटी में उसके प्रति लोगों में ट्रस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और ये बात कही गई है 2015 में एक रिसर्च इंटीग्रिटी पे यूरोपियन साइंस का पेपर छपा गया, उसमें कही गई है। यानी बहुत पहले से ये सब चीजें चल रही थी। और ऐसा नहीं है कि अभी हम बात करने लगे। 2010 में सिंगापुर में एक रिसर्च इंटीग्रिटी पे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें कुछ फैक्टर्स डिफाइन किए गए थे। बहुत क्विकली मैं उन फैक्टर्स को आपको बताना चाहूंगी। ऑनेस्टी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च पहला चीज था, अकाउंटेबिलिटी था, प्रोफेशनल कर्टसी था, गुड स्टुअर्डशिप था। लेकिन इसके अलावा कुछ और प्रिंसिपल्स थे जिसपे बहुत डिटेल में बात की गई थी। वो था ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस, ओपन कम्युनिकेशन, ड्यूटी ऑफ केयर, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑफ द रिसर्चर। मतलब आप ये देखिए कि इसमें जो लास्ट के 3 हैं वो ओपन कम्युनिकेशन और ड्यूटी ऑफ केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑफ रिसर्चर, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं अगर हम नॉलेज क्रिएशन के संदर्भ में बात करते हैं तो। और ये तो सब रहा कि आपको रिसर्च में क्या करना चाहिए। चूंकि रिसर्च एथिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो मैं मिसकंडक्ट को थोड़ा सा टच करके 5 मिनट में 10 मिनट मैं ओपन छोड़ दूंगी आपको क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। रिसर्च मिसकंडक्ट में FFB एक क्वाइंड टर्मिनोलॉजी है, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेजरिज्म। फॉल्सिफिकेशन का मतलब यह है कि बिल्कुल ही गलत तथ्य को रख देना। जैसे ब्लैक को व्हाइट कह देना, व्हाइट को ब्लैक कह देना,
और उसको कन्विंस करने लगना कि नहीं ये यही है। लैपटॉप हटाना पड़ेगा आपको। हाँ, और इस तरह की चीजें सोसाइटी में होती हैं कि एक कहा भी गया है कि एक गोबल्स थ्योरी है कि अगर एक झूठ को 100 बार कह दो तो कम से कम 50 लोग उसको सच मानने लगते हैं। ये रिसर्च में मिसकंडक्ट है, फैब्रिकेशन। आप कोई तथ्य ले आइए, छोटा सा तथ्य है, और उसमें और बहुत सारे तथ्य मिला दीजिए और एक पिक्चर बना करके लोगों के सामने प्रोजेक्ट करिए कि यही सच है। ये भी मिसकंडक्ट है। इस तरह की चीजें जो होती हैं नॉर्मली, बहुत जीवंत उदाहरण होता है चुनाव के समय में, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में, या अचीवमेंट की जब बात होती है, उस अचीवमेंट जो नहीं है उसको भी, छोटे से अचीवमेंट को बड़े से दायरे में, बड़े से रैपर में लपेट करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। तीसरा मिसकंडक्ट है प्लेजरिज्म, यानी आपने किसी की चीज को ले लिया और उसको जो है अपने नाम से पब्लिश कर दिया और आप कहने लगे कि ये मेरा है। और इसमें जो है बहुत सारे कमेटीज बनी हैं, जिसमें एक कमेटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कोप, कमेटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स। ये कोड ऑफ कंडक्ट 2008 में था और एथिकल एडिटिंग इसकी जो नए सिरे से की गई थी 2016 में की गई। और इसमें ये कहा गया था कि एक टूल दिया गया था, एक डिजाइन दी गई थी जिसमें एडिटर्स या पब्लिशर्स अगर किसी मैन्युस्क्रिप्ट को पब्लिश करना चाहते हैं तो उसमें वो डिसाइड कर लें कि ये पब्लिश करने के लायक है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको वो सिर्फ वापस ही ना करें बल्कि उस मैन्युस्क्रिप्ट को बैन कर दें कि वो किसी और से भी पब्लिश ना हो। और इस तरह की कई कमेटी है, कोप कमेटी है, एफएफपी कमेटी है, एफएफटीपी कमेटी है, ओआरआई कमेटी है, क्यूआरपी कमेटी है, आरसीआर कमेटी है, आरईसी कमेटी है, रिसर्च एथिक्स कमेटी है। इसको आप लोग नेट पे जाएंगे तो सारी कमेटीज के बारे में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो कमेटीज जो हैं 6-7 पॉइंट्स देती हैं गाइडलाइंस के लिए, जैसे एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट, आपने जो मैन्युस्क्रिप्ट दिया है वहां पे क्या गलत किया है इसका पहले दोष आपको बताना पड़ेगा, दोष को क्लियर करना पड़ेगा। ऑथरशिप और कंट्रीब्यूटरशिप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कंप्लेंट्स आनी चाहिए कि ये चीज है, कॉन्फ्लिक्ट होनी चाहिए, फिर ऑथर को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि आपका ये चीज जो है वो एथिक्स के दायरे में नहीं आता है, और फिर उससे लेना चाहिए, रिएक्शन लेना चाहिए। उसके बाद आप उसको इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट होना डिक्लेयर कर सकते हैं और तब जाकर के आप उस पर काम कर सकते हैं। क्योंकि हम इंडियन यूनिवर्सिटी में यूजीसी के रेगुलेशन से गाइडेड होते हैं, तो यूजीसी की जो 538 मीटिंग थी उसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इस तरह का प्रिवेंशन ऑफ रेगुलेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म को डिस्कस किया था, और प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म के नाम से 2018 के रेगुलेशन में इसको लेके आए थे। और उसमें कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये बताया था कि जब भी आप थीसिस या वो एमफिल या डिफिल की वो आप सबमिट करते हैं रिपोर्ट, तो उसमें आप प्लेजरिज्म चेक करवा के तभी आप उसको सबमिट कर सकते हैं। उस प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर में ओरकुंड है, ट्रेन है, इस तरीके से और भी कई सारे प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें ये दिया गया था कि अगर प्लेजरिज्म 0 से 10% तक आता है तो उसको प्लेजरिज्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक को भी आप कोट करते हैं। 10 से अगर 40% आता है तो उसको लोअर लेवल का प्लेजरिज्म माना जाएगा और करेक्ट करने के लिए दिया जा सकता है। और अगर 40 से 60% प्लेजरिज्म आता है तो उसको हाई लेवल का प्लेजरिज्म माना जाता है और वार्निंग के साथ आपको वापस किया जा सकता है कि इसको फिर से आप करेक्ट करके ले आइए। लेकिन लास्ट लेवल का अगर 60 से ऊपर गया तो वो रिजेक्ट हो जाता है, और उसके बाद इस तरह के कोई संभावना नहीं बचती है कि उस चीज को आप फिर प्रेजेंट कर पाएंगे। और जब आप इस तरह की चीजों में फंस जाते हैं तो फिर
आप प्लेजरिज्म के दोषी पाए जाते हैं और रिसर्च के लिए आप बैन कर दिए जाते हैं। तो ये मेरा आज का प्रेजेंटेशन रहा। इसमें कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, तो अब ये 10 मिनट पूरा आपके सेशन के लिए ओपन है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम प्रदीप है। हाँ बताइए। मैम, जैसे हमने बात की दूसरों की चीज को लेने की और उनको मतलब बतलाने की, ये हमने इससे ली है या इसको दूसरे